Hello guys. In the last few lectures we talked about the work done. Now in this lecture we are going to start talking about energy. एनर्जी के बारे में बात करना शुरू करेंगे. ठीक है ना. सो एनर्जी के बारे में ऑलरेडी आपको पता है. सो ब्रीफली मैं उसका इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम एनलिस्ट कर लेंगे. सो पटापट हमारा हो जाएगा. सो सबसे पहली बात, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क. ठीक है ना. एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज कॉल्ड एज एबिलिटी टू डू वर्क. दूसरा, एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. तीसरा, अब हमें पता है कि एनर्जी जो होती है टू डू वर्क, एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क की जो एबिलिटी होती है, सो एनर्जी जो होती है उसका भी यूनिट वर्क जैसा ही होता है, दैट इज जूल्स. पहली बात. दूसरा, उसके डायमेंशन जो होते हैं वो भी एग्जैक्टली वर्क जैसे ही होते हैं. सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क? ml2 t-2. तो वर्क डन के भी यही डायमेंशंस होते हैं, तो एनर्जी के भी यही डायमेंशंस होंगे. ठीक है ना. तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, टॉर्क जो होता है, टॉर्क वर्क एंड एनर्जी, इन तीनों के डायमेंशन जो होते हैं, इन तीनों के डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम होते हैं. इन तीनों के डायमेंशन एग्जैक्टली सेम होते हैं. दोज आर गिवन ओवर हियर. ठीक है. उसके बाद यूनिट जो होता है एनर्जी का, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स, जो एसआई यूनिट है. ठीक है ना. उसके बाद सीजीएस यूनिट क्या होता है उसका? अर्ग, ERG, अर्ग्स इज अ सीजीएस यूनिट. ठीक है. उसके बाद डिराइव्ड यूनिट एक होता है सबसे फेमस, बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन एक सबसे ज़्यादा फेमस होता है डिराइव्ड यूनिट उसका. सो डिराइव्ड यूनिट उसका होता है न्यूटन मीटर. ये सबसे फेमस डिराइव्ड यूनिट है उसका. उसके बाद उसके कुछ प्रैक्टिकल भी यूनिट्स होते हैं, प्रैक्टिकली हम जो यूज़ करते हैं, जो आपने सुने हुए हैं. सो प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं एनर्जी के? सो एनर्जी के प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, सबसे पहला प्रैक्टिकल यूनिट होता है उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका पहला प्रैक्टिकल यूनिट है उसका. उसके बाद kWh, इसके बारे में हमने बताया, किलोवाट आवर. उसके बाद एनर्जी का और एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है, दैट इज कैलोरीज. ठीक है ना. रिलेशनशिप भी मैं बता देता हूँ, सो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो रिलेशनशिप कैसे होती है सारे यूनिट्स के अंदर? सो सारे यूनिट्स का रिलेशनशिप विथ ये रिलेशनशिप विथ, ठीक है ना. सो वन अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल्स. ठीक है. उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसके बाद 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स. ठीक है ना. हाँ, ओके, जूल्स. उसके बाद कैलोरी इज इक्वल टू, सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.16 जूल्स. सो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है, ये याद रख लेना. ये लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं ये. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है छोटा सा, जो आपने सुना हुआ है. मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ उसके बारे में, देन विल गो फर्दर. चौथा पार्ट है उसका, फिफ्थ पार्ट इज आइंस्टाइन, EINSTEIN, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप. तो आइंस्टाइन ने क्या कहा कि कोई भी मटेरियल जो होता है, कोई भी मास होता है, दैट मास इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और उसने क्या बताया? E इज इक्वल टू m×c². उसने क्या कहा? m×c², वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. कितनी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 3 × 10⁸ मीटर, 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड ये होती है. सो आइंस्टाइन ने ये बता के रखा हुआ है कि एनर्जी इटसेल्फ इज मास इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. सो यहां तक आ गए हम लोग.
उसके बाद नाउ विल स्टार्ट बेसिकली, ये तो एनर्जी के ओके एनर्जी के फॉर्म्स भी हैं. सो एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म्स आपको पता है, जस्ट एनलिस्ट कर दो. लाइक देयर इज मैकेनिकल एनर्जी जो हम अभी आज पढ़ने वाले हैं. सो मैकेनिकल एनर्जी, सो मैकेनिकल एनर्जी यानी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी. सो मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एडिशन को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है. उसके बाद केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी भी हो सकती है, साउंड एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है. तो ये सारे एनलिस्ट कर लो आप लोग कौन कौन सी एनर्जी है. उसमें से हम प्रिसाइजली देखने वाले मैकेनिकल एनर्जी के बारे में. ठीक है, हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे. ओके, सो नाउ so kinetic energy. So what is meant by kinetic energy? Okay, sorry. Okay, kinetic energy. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी possessed by an object by virtue of motion. ठीक है ना. काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन की वजह से जो भी एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट पजेस करता है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ठीक है ना. सो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसमें नॉर्मल लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करता है. एनर्जी के सारे फॉर्मूलाज इसको अप्लाई हो सकते हैं, सॉरी एनर्जी के सारे पैरामीटर्स या फिर सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो इसको अप्लाई होती है. ठीक है, कंसिडर करके चलो कि सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना. इस ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स लगाया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 थी सपोज, लेकिन मैंने उसको फोर्स लगाने के बाद यहाँ पे वो आया. ठीक है ना, फोर्स लगाने की वजह से वो घूमा और उसकी वेलोसिटी v हो गई. सपोज उसके लिए उसने डिस्टेंस कवर किया, जब डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी v हुई. ठीक है ना. यहाँ पे एक बात याद रखनी है हम लोगों को कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब मैं फोर्स कंटिन्यूस लगा रहा हूँ. s डिस्टेंस कवर होने के बाद उसकी वेलोसिटी v हुई है. ठीक है ना. सो अब मुझे पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब यहाँ पे u तो 0 है, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब मुझे a पता है. व्हाट इज a? a इज नथिंग बट f डिवाइडेड बाय m. सही है, a इज नथिंग बट f डिवाइडेड बाय m. सो 2 इंटू f डिवाइडेड बाय m इंटू s. 2 इंटू f डिवाइडेड बाय m इंटू s चलेगा. अब यहाँ पे ये जो f इंटू एस होता है, इस f इंटू एस को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू एफ इंटू एस वर्क डन डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू वी स्क्वायर. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. ये जो वर्क डन होता है टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू v. देखो ठीक से, द वर्क डन to make the velocity from u to v is possessed by that particle in the form of kinetic energy. इसलिए work done is equal to kinetic energy is equal to 1/2 mv स्क्वायर. ये तो सिंपल मेथड हो गई. यहाँ पे एक चीज हम बाय डिफॉल्ट कंसिडर करके चल रहे हैं कि हाँ यार ये वाला जो फोर्स है ना ये कंटिन्यूसली कांस्टेंट है. लेकिन जब अगर मैं एकदम प्रिसाइज उसका फॉर्मुलेट करने की कोशिश करता हूं तो जिस मेथड से हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं दैट मेथड इज कॉल्ड एज कैलकुलस मेथड. ठीक है ना. सो कैलकुलस मेथड से हम उसका ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. कैलकुलस मेथड से हम मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो अगेन ये ऑब्जेक्ट था. अब इस ऑब्जेक्ट को मैं कंटिन्यूस फोर्स लगा रहा हूं. ये यहां से मैंने फोर्स लगाया तो इसने बस ds डिस्टेंस कवर किया और उसकी वेलोसिटी 0 से v हो गई. ठीक है, उसकी वेलोसिटी f फोर्स लगाया मैंने तो ds डिस्टेंस कवर करते ही उसकी वेलोसिटी 0 से v हो गई. ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी 0 से v हो गई तो वर्क डन बाय दैट ऑब्जेक्ट कितना होगा, वर्क डन बाय दैट ऑब्जेक्ट. सो वर्क डन इज इक्वल टू f बार डॉट s बार. अब f बार डॉट s बार, लेकिन उन दोनों में 0 का एंगल है, सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ f इंटू एस.
ठीक है ना, एफ और एस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मुझे एफ पता है, एफ इज नथिंग बट एम इंटू ए इंटू एस मिला मुझे। अब ए पता है एम इंटू डी वी बाय डी टी इंटू एस, सॉरी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस नहीं हुआ, डी एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सो यहाँ पे डी एस लिखना पड़ेगा। सो डी एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सो यहाँ पे एस की जगह पे डी एस एस लिखता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी एस, ठीक है ना। सो एन टू डी एस, सो इट इज़ नथिंग बट डी एस। सो इसको कैसे लिखा जा सकता है, एम इंटू वी इंटू डी एस बाई डी टी उधर ले लिया, तो डी एस बाई डी टी वी बन जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, m इंटू वी, सॉरी ये डी वी यहाँ पे डी वी है, सो m इंटू वी इंटू डी वी, ये क्या बन गया मेरा, v बन गया। सो m इंटू वी इंटू डी वी। सो दिस इज द वर्क डन, ये क्या आया मेरा, दिस इज द वर्क डन टू मूव द ऑब्जेक्ट बाय ds डिस्टेंस सो दैट ड्यू टू दिस फोर्स द वेलोसिटी हैज चेंज्ड फ्रॉम 0 टू v। सो अगर ऐसे है तो to change the velocity from 0, समझ लो ठीक से, to change the velocity, to increase the velocity from 0 to a particular value v, कोई भी particular value v, total work done required w is equal to integration of mv into dv, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कोई भी बड़ी वैल्यू v, कैपिटल v सपोज कंसिडर करो यहाँ तक। दिस इज द वर्क डन टू चेंज, ठीक है ना, इसी कंडीशन में विद द गिवन फोर्स टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू कोई भी वेलोसिटी v, 0 टू v करने के लिए। सो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर बाय 2, सो m इंटू वी स्क्वायर बाय 2, किसके लिए, फ्रॉम 0 टू v। तो इसको मैंने पुट कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे, 1/2 mv स्क्वायर, ये वर्क डन होता है विच इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी, विच इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द kinetic energy, this is the calculus method, actual method to find out the kinetic energies formula, this is the kinetic energies formula। अब यहाँ पे kinetic energy जो होती है, तो इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, यहाँ पे 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है, मास पॉजिटिव वैल्यू है, v पता नहीं पॉजिटिव निगेटिव है, लेकिन v स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, इट इज नेवर निगेटिव, वो कभी भी निगेटिव नहीं होती, वो कभी भी निगेटिव नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के हिसाब से हमें पता है, आइंस्टाइन के हिसाब से एक तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन जब हम रिलेटिव मास के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट रिलेटिव मास, m वेलोसिटी ऑफ मास एट मास एट द वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही बताया है, एक्चुअल मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी मास जो होता है, हम अभी तक कंसिडर करके चल रहे थे कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन नहीं, मास हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। व्हेन द वेलोसिटी इज गेन्ड बाय अ पर्टिकुलर मास, तो उसका मास चेंज हो जाता है विद दिस फॉर्मूला, जहां पे v इज द वेलोसिटी ऑफ मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। तो इसको यूज करके, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग द वेलोसिटी v इज एक्चुअली mc square divided by square root of 1 minus v square by c square minus mc square, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। नॉर्मल केसेस में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल केसेस में हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर केसेस में वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना, REM, ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है
कि जो भी आप वर्क डन करते हो उस वर्क डन की वजह से देर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। whenever any work is done there is change in kinetic energy। अब हमने ऊपर ही देखा था कि एनर्जी टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mv इंटू डी। ठीक है, तो अगर ये इनिशियली जीरो से शुरू हो रहा था और जीरो से अगर वेलोसिटी शुरू हो रही है और अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने 1/2 mv² फाइंड आउट किया था। ठीक है ना, m/2 mv² फाइंड आउट किया था। तो ये जो था एक्चुअली वर्क डन था, ये जो था वर्क डन था। लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इज समथिंग u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, देन वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस u²। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन सब कुछ ले चुका हूँ मैं। सो विच इज नथिंग बट 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ये क्या है 1/2 mv²? उसकी वेलोसिटी जब v हुई तब की ये काइनेटिक एनर्जी है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो 1/2 यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 mu² क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो के ई इनिशियल, तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि टू वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि whenever there is work done by virtue of any applied force, then there is change in kinetic energy, and the work done by that force for change in kinetic energy is nothing but work done by that force is nothing but change in kinetic energy of that object, change in kinetic energy of that object। ये जो होता है दिस इज बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके बाद और एक छोटा सा पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सिंपल सा पार्ट है लेकिन कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। यहां पे हम लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन यहां पे उनका जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप जाके बाद में रोटेशनल में भी आने वाला है। ठीक है ना, तो यहां पे बस मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं, आपको बाद में समझ में आ जाएगा आपको। सो मोमेंटम, ठीक है, सो रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। अब मुझे पता है कि 1/2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, एंड मोमेंटम इज इक्वल टू p, मोमेंटम इज इक्वल टू mv। तो इनमें रिलेशनशिप लगानी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिलेगा मुझे? 1/2 mv² डिवाइडेड बाय m, विच इज नथिंग बट 1/2 p² डिवाइडेड बाय m। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी m के सिर्फ लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए, वेरिएबल्स बढ़े नहीं इसलिए। सो P इज इक्वल टू रूट mk। ठीक है ना, P इज इक्वल टू रूट mk। सो मोमेंटम इज इक्वल टू रूट mk। ये समझ में आ जाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है ना, सो बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। अब काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा रिलेशनशिप देखते हैं हम डिफरेंट इसके साथ। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। तीसरा काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ मास। अगर P कांस्टेंट है तो, अगर P कांस्टेंट है, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ मास। ठीक है, चौथा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ठीक है, E is directly proportional to p² if m is constant। ठीक है ना, m is constant। तो इनके अगर ग्राफ देखना शुरू कर दें हम लोग, तो इनका ग्राफ कैसे आता है?
सो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का अगर ग्राफ देखा जाए तो इट्स लाइक इंक्रीजिंग बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पी स्क्वायर का भी एग्जैक्टली वैसे ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम v कंसिडर कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे e कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। I'll just make the space, somewhat the space. So e, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे p होगा, यहाँ पे e होगा, और ये भी वैसे ही होगा जैसे v का ग्राफ है, जैसे v का ग्राफ है। यहाँ पे E is directly proportional to inversely proportional with m, यानी जैसे जैसे m बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है ना, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा m होगा और यहाँ पे e होगा, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे E is directly proportional to p स्क्वायर, ठीक है ना। सो E is directly proportional to p स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे आएगा, E is directly proportional to p स्क्वायर, यानी ये जैसे ऊपर वाला ग्राफ है वैसा ही ग्राफ आएगा, ऊपर वाला जो ग्राफ है वैसे ही ग्राफ आएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो P is directly proportional to रूट E, P is directly proportional to रूट E। तो अगर यहाँ पे पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये अगर रूट E का ग्राफ है, ये अगर P का ग्राफ है, तो दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है, डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है, रूट ई, हाँ ई में नहीं, रूट ई में, ठीक है ना। अगर ये मैं भूल जाता हूँ यहाँ कि ये ऑलरेडी ग्राफ ऊपर आ चुका है, सो ये नहीं पकड़ता हूँ मैं ग्राफ, लेकिन अगर रूट ई के साथ अगर मैं देखूँ तो रूट ई के साथ उसका लीनियर रिलेशनशिप है, पी और ई का नहीं, पी और रूट ई का रिलेशनशिप है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बेसिक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, इस पर आप कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन यू विल कम टू नो एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू।